गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 में फिर से आपका स्वागत है। हमने थोड़ी देर पहले जल के प्रदूषण के बारे में सीखा था। अगर देखो बच्चों आपको बोर्ड से क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आप थोड़ा जूम कर देना तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो हमने वायु प्रदूषण देख लिया, जल प्रदूषण देख लिया। अभी हम करेंगे दूसरा प्रदूषण कौन सा होता है, वो सबको पता है, हमारे जमीन का प्रदूषण, मृदा का प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण सीखने से पहले आखिर ये मृदा खनिज की प्रचुरता क्यों कहा जाता है, मृदा में खनिज की प्रचुरता क्यों है? देखो, आप जो भी खनिज आपको मिल रहे हैं, खनिज लवण जो भी है, जो पौधे के लिए फायदेमंद है, पौधे की वृद्धि के लिए जो फायदेमंद तत्व है, जो खनिज है, वो सब नेचुरल रूप से कहाँ पर मिल रहे हैं? जमीन के अंदर ही है। जो पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए चाहिए, वो सारे पोषक तत्व कहाँ पर मिलते हैं? मृदा में, जमीन में। आज मृदा है तभी तो आपको पेड़ पौधे मिल रहे हैं, तभी तो आज आपको खाना मिल रहा है। अगर आज ये मृदा नहीं होती, ये जमीन नहीं होती, तो आपको कुछ नहीं मिलता। आज अगर ये जमीन नहीं होती तो इस जमीन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, कितने खनिज है, सोना चांदी तांबा पीतल, ये जो कुछ भी चीजें हैं हमारे पास, जो तत्व हैं, वो सारे तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? मृदा में से, जमीन में से। लेकिन हम अपनी रोज की गतिविधियों की वजह से इस मृदा को खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, आखिर ये इसलिए मृदा को क्या कहा जाता है? मृदा में क्या है? मृदा एक बहुमूल्य संसाधन है। आज इसी मृदा की वजह से ही सारा जीवन संभव है। पेड़ पौधे हैं, हम लोग हैं, क्योंकि अगर देखो जमीन ही नहीं होती तो पेड़ पौधे ही नहीं होते और ये तत्व ही नहीं होते, तो कैसा लगता? आपको खाना मिलता, आपको रहने के लिए जगह चाहिए। वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। मकान भी कहाँ बनेगा? जमीन पर ना। अगर जमीन होगी तो ना, तो ये जमीन अगर धीरे धीरे हमारी क्रियाकलाप से खराब कैसे हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जमीन का, मृदा का अपरदन कैसे हो रहा है, प्रदूषण कैसे हो रहा है। अपरदन कैसे होता है? प्रदूषण और अपरदन दोनों में फर्क है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी कि आखिर ये मृदा का निर्माण कैसे हुआ। अब ये जो मृदा का निर्माण है, मृदा का निर्माण होने में कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल नहीं लगे हैं बच्चों, परंतु इस मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं। कैसे वर्ष लगे हैं? लाखों वर्ष लगे हैं। तो आखिर ये इनका निर्माण हुआ कैसे, किन में से हुआ? तो आप देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, है कि नहीं? तो ये जब टूट जाते हैं तो उनके टुकड़े 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 हो जाते हैं, तो उनके बाद ही किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको कहा जाए कि हजारों लाखों वर्ष के लंबे समयांतर जो चट्टानों पर भौतिक असर हुआ। जैसे क्या होता है, ज्वालामुखी फूटते हैं तो पूरा लावा बाहर आ जाता है। कई बार क्या होता है, चट्टानों को तोड़कर फिर घर बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चट्टानों पर या तो भौतिक असर या रासायनिक असर या जैव प्रक्रम की वजह से चट्टानें टूटती हैं, और उन्हीं टूटी हुई चट्टानों से किसका निर्माण होता है? मृदा का। देखो बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं किताब में कुछ ज़्यादा ही समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बनाकर छोटे छोटे में बता रही हूँ। तो अगर एग्जाम नजदीक आएंगे और अगर फिर से विज्ञान का एग्जाम होगा, तो आप ये वाला वीडियो फिर से खोल के देखना, तो आपको किताब में ऐसा लगेगा बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा बच्चों शॉर्ट में बताया है ताकि आपको जल्दी याद पड़ जाए। तो मृदा के निर्माण के कारक, मैंने आखिर मृदा का निर्माण तो हुआ है, पर उसके ऊपर कौन से परिबलों की वजह से मृदा का यानी जमीन का निर्माण हुआ है? तो मृदा पर पहले पहले जो असर करता है वो है सूर्य का ताप। अब देखो सूर्य का ताप कैसे असर करता है। जैसे देखो चट्टानें बनी हुई है तो बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है ना, तो
चट्टानें क्या करती हैं, फैलती हैं। और जब रात होती है तो ठंडी होती है, तो ठंडी होने की वजह से फिर से चट्टानें सिकुड़ती हैं, यानी फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। इसकी वजह से चट्टानों में क्या पड़ जाती है, दरारें। देखो मैंने छोटे छोटे कोड वर्ड में ऐसे लिख दिया है ताकि आप उसको थोड़ा एक्सपांड करके बड़ा करके अपने आप लिख सको, लेकिन पॉइंट सब लिखी हैं। तो मृदा के निर्माण में जो मृदा का निर्माण हो रहा है, मतलब बन रही है, तो उसमें जो पहला परिबल असर करता है वो है सूर्य का ताप। तो सूर्य का ताप कैसे, फिर से सुन लो। जब दिन का समय होता है तो चट्टानें फैलती हैं और रात का समय होता है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चालू रहती है। इसकी वजह से चट्टानों में दरारें आती हैं और दरारों के बाद धीरे धीरे चट्टानें टूट जाती है और फिर किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। उसका दूसरा असर है पानी। अब आप कहोगे पानी कैसे? अब आपने देखा होगा कि पानी के आसपास भी पहाड़ बने होते हैं, चट्टानें बनी होती है कि नहीं होती है? तो पानी कितना वेग से इन चट्टानों से टकराता है। जब इतना जोर जोर से इन चट्टानों से टकराता है तो धीरे धीरे चट्टानें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल पोली बन जाती हैं, टूटने को लगती हैं। तो जल की वजह से चट्टानें, जल पानी पर जल जो है वो चट्टानों पर टकराता है, बिल्कुल प्रहार के साथ टकराता है, फिर धीरे धीरे चट्टानें टूट जाती हैं और उन्हीं चट्टानों से फिर किसका निर्माण होता है, मृदा का। तो पहला असर मैंने कौन सा बताया, पहला असर बताया सूर्य का ताप, और दूसरा असर कौन सा बताया मैंने, पानी। अब तीसरा असर है हवा। जिस तरह से तेज पानी, तेज बहती हुई धारा की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं, तो बहती हुई हवा से भी चट्टानें, बहती हुई हवा चट्टानों से टकराती हैं और धीरे धीरे ये चट्टानें टूट जाती हैं। तो ये तो समझ गए कितने कारक हैं, 3, सूर्य का ताप, जल, वायु। लेकिन एक और कारक है, वो है छोटे छोटे जीव, जैसे लाइकेन वनस्पति। अभी कई बार क्या होता है ना, चट्टानों में जैसे दरारें पड़ गई, लेकिन उसमें क्या पैदा हो जाते हैं, पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े होते जाते हैं और अपनी जड़ें फैलाते जाते हैं। जड़ें फैलाने की वजह से धीरे धीरे वो चट्टानें क्या हो जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। और चट्टानें टूटने की वजह से ही बच्चों किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा का निर्माण होने के लिए कौन से परिबल असर करते हैं, तो आप कहोगे सूर्य का ताप, जल, हवा और जीव जंतु, जैविक क्रिया, यानी जीव जंतु के द्वारा होने वाली क्रियाएं। तो जीव भी चट्टानों की दरारों में फैल जाते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। इस तरह से इन चट्टानों में से किसका निर्माण होता है बच्चों, मृदा का। किसका निर्माण होता है, मृदा। अब ये मृदा का निर्माण तो हो गया, हम उसको उपजाऊ, जो अच्छी खेती लायक मृदा होती है तो उसमें हम फसल के लिए उपयोगी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे खेती हो गई तो उस जमीन पे हमने कुछ भी रोपा नहीं, कुछ भी किया नहीं, तो धीरे धीरे हवा तेज बहती रहती है या पानी बहता रहता है, या हवा बहेगी, पानी बहेगा, या समझो आग लग गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, मृदा का अपरदन, या आप कह सकते हो भूमि। मृदा यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, भूमि। क्या लिख सकते हो, भूमि। जमीन का अपरदन होना का मतलब जो उपजाऊ परत का हटना। जो जमीन की ऊपरी परत होती है वो उपजाऊ होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं, परंतु यदि तेज हवा चली या तेज पानी चला या किसी वजह से बर्फ गिरी या आग लगी, तो इन सब कारणों की वजह से भूमि का अपरदन होना, भूमि का कटाव होना, भूमि खराब होना, ठीक है। तो अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपरदन को रोकने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। आप कहोगे कि पेड़ करते क्या है, तो पेड़ क्या करते हैं ना, पेड़ों की जो जड़ें होती है ना बच्चों, वो पानी को रोक के रखती हैं और जो ऊपरी परत है ना उसको संभाल के रखती हैं, उसको हवा के साथ जाने नहीं देती, पानी के साथ जाने नहीं देती है। समझ गए। अब इसके कुछ बहुत सारे प्रयोग आपको प्रयोग पोथी में भी दिए गए,
तो एक दिन मैं प्रयोग पोथी के भी कुछ प्रयोग लेके आऊँगी ताकि आपको मैं बताऊंगी कि ये प्रयोग करने हैं। तो आप बच्चों प्रयोग पोथी खरीद लेना, ठीक है। अब जैसे देखो कि बहुत सारी ऊपरी परत जा रही है तो अप्रदन हो गया, लेकिन इस अप्रदन को यदि मुझे रोकना है, इस कटाव को यदि रोकना है तो मुझे जितनी क्या चाहिए, जितना हो सके पेड़ बोने चाहिए, जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो पौधे क्या करते हैं, अप्रदन में सहायक होते हैं। अप्रदन का मतलब होता है कटाव होना, अप्रदन का मतलब होता है कि जो उपजाऊ परत है उसका खराब होना। तो उपजाऊ परत किसकी वजह से खराब हो रही है, वो खराब हो रही है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, बर्फ के द्वारा और आग के द्वारा। तो अप्रदन का कारण, मुख्य कारण क्या है, जंगलों की कटाई। हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, दूसरा सामान बनाने के लिए या ईंधन का उपयोग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, अप्रदन की समस्या हो रही है। अप्रदन का मतलब जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो खराब हो रही है, समझ गए, ठीक है। तो अभी आता है मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बातें मृदा से संबंधित कहनी है। अब आप जानते हो कि मृदा जो मिट्टी है ऊपर की, अभी उसको भी हम उपजाऊ परत कैसे बना सकते हैं, जैसे भी रेत मिट्टी है, जमीन है, ठीक है, उसमें सड़े गले पदार्थ ये वो सब मिला दो, खड्डा खोद के सड़े गले पदार्थों का कचरा, पत्तियों का कचरा, जो भी कूड़ा करकट है सब मिला दो, उसको सड़ने की प्रक्रिया करो। तो सड़ने की प्रक्रिया के बाद जो काली परत बनती है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस। जो सड़े गले पदार्थों का क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। अब ये ह्यूमस करता क्या है, इसी ह्यूमस की वजह से एक तरह का खाद की तरह काम करता है और ये ह्यूमस मृदा को सरंध्र बनाता। सरंध्र मतलब जैसे हवा और पानी उसमें अच्छी तरह से आ सके। तो ह्यूमस क्या करता है कि अच्छी तरह से पानी अंदर जाए और वायु भी अंदर जाए, जो हमें जो वायु चाहिए और जो पानी चाहिए वो जमीन के भीतर लाने के लिए उसमें किसका निर्माण होता है, पहले ह्यूमस का निर्माण होता है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी खेत में खेती करते हैं तो वो जंतुनाशक दवाएं डालते हैं। कीटनाशक का मतलब होता है जंतुनाशक दवाएं डालते हैं, खाद डालते हैं, कृत्रिम खाद भी डालते हैं, सेंद्रीय खाद भी डालते हैं। तो खाद भी एक उचित मात्रा में डालना चाहिए, लेकिन वो लोग ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी जो ये है मृदा के जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं, मृदा खराब हो जाती है, यानी जमीन भूमि खराब हो जाती है, भूमि का प्रदूषण होने लगता है। भूमि का प्रदूषण कैसे हुआ, क्योंकि उसमें आपने कीटनाशक दवाएं भी डाली और आपने क्या डाली, बहुत सारी खाद जितनी चाहिए उतनी नहीं डाली, लेकिन बच्चों उसमें क्या डाली, खाद ज़्यादा डाली। तो जो ज़्यादा डालना भी अच्छी बात नहीं है। देखो जैसे तुम्हारी मम्मी चाय बनाती है तो चाय बहुत कड़वी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी अच्छी नहीं लगती, बहुत लाइट भी अच्छी नहीं लगती, तो एक मीडियम चाहिए। तो उसी तरह से भूमि को भी अगर हम खेती कर रहे हैं, किसी मतलब फसल को कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो उसमें भी जो खाद की मात्रा है वो एक उचित प्रमाण में होनी चाहिए। परंतु अगर वो उचित प्रमाण में नहीं हुई तो परेशानी होगी, भूमि प्रदूषित होगी, ठीक है। और इसकी वजह से बच्चों पता है क्या है ना, केचुआ क्या कहलाता है, पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। अब धीरे धीरे इन सब क्रियाओं की वजह से केचुए मर रहे हैं। आखिर केचुए करते क्या है, केचुए पता है क्या करते हैं ना, वो अंदर चल के जमीन को पोली बनाते हैं। पोली बनाने की वजह से स्पंज कैसे पोला हो जाता है, तो आपने देखा होगा उसमें पानी सोख लेता है, हवा आ जाती है। तो ऐसा जमीन को कौन बनाता है, केचुआ। लेकिन केचुआ बेचारा जब मर भी जाता है तो भी वो खाद के रूप में उपयोगी है। लेकिन हमारी क्रियाकलाप की वजह से, कौन सी क्रियाकलाप, हमने खाद ज़्यादा मात्रा में डाल दिया या जंतुनाशक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में डाल दिए, तो धीरे धीरे जो जमीन के अंदर केचुए हैं वो मरते जा रहे हैं। और मृदा में आपको पूछा जाता है कि भूमि का प्रदूषण यानी क्या, तो आप कहोगे कि मृदा में अवांछनीय मतलब जैसे पदार्थ नहीं चाहिए, ऐसे पदार्थों के मिलने को ही हम कहते हैं
भूमि का प्रदूषण। अब जैसे कई बार क्या होता है, देखो पॉलीथीन पे बैन क्यों हो गया है, लेकिन फिर भी लोग पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो कुछ चीज़ें सड़ती हैं, कुछ चीज़ों का सड़न नहीं होता। जो चीज़ें सड़ जाती हैं तो उसको कहते हैं विघटन होना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सड़न नहीं होता, विघटन नहीं होता। तो जैसी डालो वैसी का वैसी ही हो जाती है। जैसे कांच डालो, पॉलीथीन डालो, प्लास्टिक डालो जमीन के अंदर, लेकिन उसका सड़न गलन कुछ नहीं होता। लेकिन इसकी जगह सब्जियों का कचरा डालो, कागज डालो, इन सब का सड़न गलन हो जाता है। लेकिन भूमि का प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पॉलीथीन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और वो पॉलीथीन कहाँ जाती है? ज़मीन के अंदर, और जो ज़मीन के पोषक तत्व है उनको नुकसान पहुँचाती है। और इसके अलावा यदि हम ज़्यादा मात्रा में खाद डालते हैं तो भी ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो चले जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा है बता देती हूँ। हमने वायु प्रदूषण किया, जल प्रदूषण किया, और भूमि का प्रदूषण, भूमि का अपरदन, भूमि का निर्माण, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए। अब पता है इसके बाद वाले टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। आपने बचपन में भी सीखा होगा जल चक्र। ये जो देखो आज बच्चों ये जल चक्र चल रहा है, उसकी वजह से ही आज ये बारिश हो रही है ना। तो जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, देखो कितना सारा पढ़ाना है। हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ही पढ़ाई है, लेकिन ये बच्चों बहुत बड़ा लेसन है। ये 14वां लेसन बहुत बड़ा है। तो ये 14वां लेसन को मैं जल्दी से पूरा करना चाहती हूँ, तो इसलिए 3-4 वीडियो मैं हो सका तो आज 3-4 डाल दूँगी। तो बच्चों मैं डाल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको भी देखना है। खाली मैं डाल रही हूँ, मैं ही मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी करना है, ठीक है।